इंडस्ट्री के ऊपर। अब इंडस्ट्री की इंपॉर्टेंस क्या होती है, किसी भी देश में जीडीपी अब मेजर करनी होती है प्रोडक्शन से करते हैं, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन हमारी इंडस्ट्री सेक्टर से होती है। तो ये नेशनल इनकम भी बढ़ाती है और पर कैपिटा इनकम, जो एक पर्सन की इनकम होती है वो भी इंक्रीज़ करती है। अगर आप एग्रीकल्चर इंडस्ट्री पे डिपेंड करते हैं तो प्रेशर ऑन लैंड इज़ लेस, क्योंकि सभी खेती बाड़ी में फिर नहीं जाते। ठीक है, अगर इंडस्ट्री में अच्छी चीज़ बनेगी तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट होगी, जैसे मशीनें, ट्रैक्टर, पंप सेट, पावर, फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्री में बनती हैं, तो उससे डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर भी होगी। ठीक है, और इसके अलावा रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब जो भी आपकी ज़मीन जायदाद है वो बढ़नी शुरू हो जाती है अगर आप इंडस्ट्रीज़ बनाते हैं, क्योंकि उससे पैसा अर्न करते हैं हम। नेचुरल रिसोर्सेज को और भी ज़्यादा यूटिलाइज़ कर सकते हैं हम अगर हम इंडस्ट्रीज़ में जाते हैं, क्योंकि बहुत सारी इंडस्ट्री में जो चीज़ें लगती है रॉ मटेरियल, वो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे पेड़ काट के हम वो बनाते हैं पेपर वगैरह, ठीक है, वुड से फर्नीचर, तो इंडस्ट्रीज़ इसमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर लेती है, ये भी बहुत अच्छी है। और इससे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को प्रमोट करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, दोबारा बता रही हूँ, एक ऐसी प्रैक्टिस होती है जिसमें हम इंपोर्ट्स को बंद कर देते हैं और अपने ही देश में डोमेस्टिक गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ताकि हमें बाहर से चीज़ें ना मंगवानी पड़े। सब्स्टिट्यूट करते हैं डोमेस्टिक चीज़ों से इंपोर्ट को। ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इंडिपेंडेंस के टाइम से हमारे यहाँ पर क्या क्या चेंजेस आई हैं, तो इसमें आपने क्या याद रखना है कि इंडस्ट्री पॉलिसी बनाई गई थी 1956 में। ऑल्दो इससे पहले भी पॉलिसीज़ आ चुकी हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी, पर 1956 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग शेड्यूल ए, शेड्यूल बी एंड शेड्यूल सी में कैटेगराइज किया गया इंडस्ट्रीज़ को। इसमें 17 मेजर इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। ठीक है, और शेड्यूल बी में 12 इंडस्ट्रीज़ को इंक्लूड किया गया था। शेड्यूल सी में बाकी सारी जितनी भी इंडस्ट्रीज़ थी वो सारी डाल दी गई थी, और ये सारी प्राइवेट सेक्टर को दे दी गई थी। ठीक है, जो शेड्यूल ए था वो पूरा गवर्नमेंट कंट्रोल को दे दिया गया था, और शेड्यूल बी में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिक्सचर में काम करते थे। ठीक है, मिक्सचर था दोनों का, दोनों मिलकर काम करते थे। शेड्यूल सी में सिर्फ प्राइवेट को दे दिया गया था। ये चीज़ें याद रखनी है आपको बहुत अच्छे से। फिर इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, हर काम को करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। ठीक है, लाइसेंस को ऑब्टेन करोगे तो ही काम कर पाओगे। ठीक है, बट वो ये कहते थे अगर किसी बैकवर्ड एरिया में इंडस्ट्री लगानी है तो लाइसेंस ईजीली मिल जाता था, ताकि उधर की भी डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, एंड देन इन्होंने बताया था कि इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आया। एक तो इसकी रेगुलेशन एक्ट आया था 1951 में। मोनोप्लीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड प्रैक्टिसेस, जो मोनोप्लीज, जो केला सेलर होता था और जो गलत प्रैक्टिसेस करता था व्यापार की, वो उसके लिए एक एक्ट बनाया गया था उसको ख़त्म करने के लिए। फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट बनाया गया एक, जिसमें हम ट्रेड को कंट्रोल कर सकते थे। इसको बदल के फैमा बना दिया गया था। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, देन आपको क्या याद रखना है कि इसकी वजह से क्या हुआ था, बहुत सारे बेनिफिट्स हुए थे। ग्रोथ रेट अच्छी हो गई इंडस्ट्री की, इंडस्ट्रियल सेक्टर डाइवर्सिफाई हो गया। डाइवर्सिफाई का मतलब होता है बढ़ जाना, सिर्फ एक जगह नहीं था। पब्लिक सेक्टर की भी तरक्की हुई। ठीक है, पॉलिसी ऑफ प्रोटेक्शन, पुरानी जो इंडस्ट्रीज़ वगैरह थी उनको भी अच्छी एक सपोर्ट मिली। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया के अंदर डेवलप होनी शुरू हो गई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। सबसे बड़ी अब दिक्कत की बात क्या थी कि उस टाइम पे हमें लाइसेंस चाहिए होता था। ठीक है, तो कई लोग लाइसेंस वगैरह के चक्कर में नहीं पढ़ना चाहते थे, तो ये लाइसेंस राज जो था ये थोड़ी सी दिक्कत की बात उस समय पे होती थी, और थोड़ी इंपोर्ट्स पे रिस्ट्रिक्शंस थी। ठीक है, और उनको जो भी प्रोड्यूस होता था इंडिया के अंदर वही यूज़ करना पड़ता था। वो न्यू टेक्नोलॉजी वगैरह नहीं यूज़ कर पाते थे, क्योंकि इंपोर्ट करने पे थोड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, ये हमारा था इंडस्ट्री सेक्टर। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड के बारे में। तो फॉरेन ट्रेड मैंने आपको बोला पूरी मोनोपोली में था। इसका मतलब ब्रिटिशर्स डिसाइड करते थे क्या प्रोड्यूस होगा, कैसे इधर जाएगा, इंपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट क्या होगा। आप यहाँ पे याद रखेंगे इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। ये फोकस किया गया था कि हम अपनी चीज़ें खुद बनाएं। ठीक है, और मतलब बाहर से चीज़ें इंपोर्ट ही ना करनी पड़े, क्योंकि इंपोर्ट करने में हमें नुकसान होता था। ठीक है, देन हम बताएंगे कि इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी क्या थी। पहले आपने बताना है कि ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि इंपोर्ट ज़्यादा करते थे और एक्सपोर्ट कम करने लग गए थे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, पैसे कम ख़त्म हो गए थे रिजर्व बैंक के अंदर, फॉरेन के जो करेंसी थी
प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, एडवर्स बैलेंस ऑफ ट्रेड हो गया था, ठीक है, इंपोर्ट्स एक्सीड कर गए थे एक्सपोर्ट से इसीलिए, और डेट बर्डन बढ़ गया था, उधार लेके चलाते थे इकोनॉमी को, इसीलिए भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आने लग गई थी, ठीक है। ये चीज़ आपने याद रखनी है फ्रॉम द चैप्टर इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड फॉरेन।